आज हम बच्चे स्टार्ट करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें अपने प्लांट की, तो प्लांट को अपनी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल चाहिए होते हैं, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उसको भी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लांट बनाते हैं और इनको बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से ले रहा है प्लांट? सॉइल से ले रहा है। तो फिर सबसे पहली बात तो ये होती है, इस चैप्टर का नाम हम मिनरल न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं? जब सॉइल से सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको मिनरल न्यूट्रिशन क्यों नाम दिया गया है? तो अगर हम देखें बच्चे कि सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, जो भी मिनरल्स हैं ये सॉइल के अंदर कहाँ से आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो रॉक है बच्चे, रॉक की ही ब्रेकडाउन से सॉइल बन रही है। रॉक के वेदरिंग और ब्रेकडाउन से क्या बनती है? हमारी सॉइल बनती है। और इसी वेदरिंग और ब्रेकडाउन की वजह से जो रॉक की वेदरिंग हुई है, इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर सारे आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि सॉइल के अंदर जो भी आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और जो भी आयंस हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल को कहाँ से मिल रहे हैं? वो रॉक से मिल रहे हैं सर, रॉक की वेदरिंग से मिल रहे हैं उसको, और इन्हीं सॉइल से प्लांट ले रहा है उसे। यानी सर इसलिए समझ में आया, इसलिए हम इस चैप्टर का नाम रखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। और जो भी हमारे सॉइल से जो प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसको मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक, रॉक की वेदरिंग से मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं सर सॉइल इन मिनरल्स के अलावा और क्या क्या दे रही है प्लांट को। तो सॉइल हमारा देखेंगे यही रिजर्वायर है वाटर का। वाटर प्लांट को कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। और सॉइल का जो वाटर है, प्लांट कौन सा वाटर कंज्यूम करता है सॉइल का? बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलना कैपिलरी वाटर। क्या बोलोगे? कैपिलरी वाटर। सर ये कैपिलरी वाटर क्या होता है सर? तो देखिए जो सॉइल पार्टिकल है ना, इन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल पड़े रहते हैं, एक तो वो भी वाटर है जो सॉइल के अंदर बाइंडेड है पूरा, वो नहीं, बल्कि सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर पड़ा रहता है, उस वाटर को प्लांट जो है वो यूटिलाइज करते हैं, उसको उनकी रूट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो प्लांट दे यूटिलाइज कैपिलरी वाटर। ठीक, और क्या कर रहा है? तो ये सॉइल जो है इट सप्लाइज एयर टू द रूट। क्या प्रोवाइड करता है? रूट को हमारे एयर भी दे रहा है। और इस एयर की हेल्प से क्या करेगी रूट? सर रेस्पायरेशन करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, वो भी इसको यहीं से मिल रहा है। और क्या करेगा सर? इट प्रोवाइड अ मैट्रिक्स। सॉइल एक्ट एज ए मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स कैसे सर? अगर हम बात करें, हमारी सेल को स्टेबलाइज करना है कि नहीं करना है? खड़ा करना हमारी रूट को, प्लांट को खड़ा रखना है। तो प्लांट को खड़ा रखने के लिए प्लांट ने अपनी रूट्स को कहाँ डाल दिया है? सॉइल में डाल दिया है। और सॉइल क्या कर रहा है? उसको होल्ड करके रख रहा है, मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है सर। ठीक है, और सर अगर हम बात करें हमारी सॉइल के अंदर, हम देखते हैं कि जितना भी डिकम्पोजिशन का काम है, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, सारी बैक्टीरिया सॉइल में ही है। और वो क्या कर रहे हैं? वो डिकम्पोजिशन करके न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करा रहे हैं। उसी सॉइल के अंदर ये डिकम्पोजिशन हो रहा है और वहाँ से प्लांट आराम से क्या कर सकता है? न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सकता है। तो हमें पता है सर हमारा सॉइल और क्या करता है? इट इज़ द साइट फॉर डिकम्पोजिशन की साइट है सर, यहीं पर हो रहा है। और मिनरल्स हमने देखा ही सर, सारे मिनरल्स हमको सॉइल से लगभग मिल रहा है। कुछ मिनरल्स प्लांट एटमॉस्फेयर से भी लेता है। कौन से मिनरल है मेनली जो प्लांट एटमॉस्फेयर से ले रहा है? तो आप देखेंगे आगे हम कि जो प्लांट अपना कार्बन और ऑक्सीजन, अगर देखें बच्चे ना, तो प्लांट का जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये प्लांट मेनली इन दोनों की रिक्वायरमेंट जो अपनी एनवायरमेंट से ले लेता है सर, CO2। ठीक है, प्लांट जो CO2 ले रहा है वो CO2 ही सोर्स होता है कार्बन और ऑक्सीजन का। मोस्ट ऑफ द कार्बन और ऑक्सीजन जो है प्लांट CO2 से ही ऑब्टेन करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, और बचे हुए जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट कहाँ से लेता है? अपनी रूट की हेल्प से, सॉइल से एब्जॉर्ब करवा रहा है, रूट से। ठीक है, तो हमने देखा बच्चे कि जो सॉइल है हमारे प्लांट को हर एक चीज़ जो उसको चाहिए प्रोवाइड करा रही है। तो अगर प्लांट सॉइल में अगर चला गया, सॉइल में अगर उसकी रूट गई, तो फिर क्या होगा? जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है सब पूरी हो जाएगी वहाँ से। तो हमें इस तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट, कितनी ज़रूरत है किस एलिमेंट की, किस एलिमेंट का क्या काम है, ये सब पता नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि सॉइल में तो सब कुछ अवेलेबल है। और सॉइल में आप कैसे कर सकते हो कि उसको डेफिशिएंट कर दें? कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल रहेगा ही उसका। तो एक साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक निकाल के लाए वो ये जानने के लिए कि ये पता कर पाएं कि प्लांट के अंदर किस एलिमेंट की क्या ज़रूरत है, प्लांट को कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का पता करने के लिए जूलियस वॉन सैक साहब ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको उन्होंने नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या टेक्निक होती है बच्चे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्लांट है, प्लांट को सॉइल फ्री मीडियम में ग्रो कराते हैं। सॉइल फ्री मीडियम मतलब क्या सर? उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में कैसे ग्रो कराते हैं देखते हैं, थोड़ा क्या करना है हमें यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम जो है तैयार किया है बच्चे, देख रहे हो? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसमें सॉइल नहीं है, हमने जो न्यूट्रिएंट इसमें डाला है केवल वही न्यूट्रिएंट आपके इस मीडियम में प्रेजेंट होंगे।
अब इस मीडियम में क्या क्या किया, देखो यहाँ पर एक फनल लगा दिया ऐड करने के लिए चीज़ों को, यहाँ पर एक एरेटिंग ट्यूब लगा दिया। अब इसमें क्या किया हमने बच्चे, एकदम फ्रेश पानी डाला, प्यूरिफाइड वाटर डाला, ताकि उस वाटर में थोड़ी भी एनॉमली रहेगी, थोड़ी भी दिक्कत रहेगी तो उससे प्लांट रिटार्ड हो जाए ग्रोथ का, और हम पता नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल वो दिक्कत कहाँ से आई है। इसीलिए जो भी चीज़ यहाँ पर डाला गया वो प्यूरिफाइड फॉर्म में डाला गया, ताकि जो दिक्कत है केवल उसी से हो पाए जो हम एडिशनल न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं। ठीक, कंटामिनेशन के कारण दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा ना किसकी वजह से ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया बताओ, कंटेनर में सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए अपने, यहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर डाल दिया। प्यूरिफाइड वाटर डालने के बाद क्या किया, फिर इस फनल से हम क्या कर रहे हैं, इस फनल से एक एक न्यूट्रिएंट क्या करते हैं अपने हिसाब से ऐड करते हैं। आपको जिसके बारे में जानना होता है कि इसका क्या काम है, उस न्यूट्रिएंट को आप इसमें इंट्रोड्यूस कराते हो, और जब वो न्यूट्रिएंट जाता है प्लांट उसको यूटिलाइज करता है और उसके हिसाब से रेस्पॉन्स मिलता है आपको। तो इससे आपको पता चल जाता है क्या कि प्लांट को किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, किसकी कमी होगी तो क्या सिम्टम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना दो उसको, तो यहाँ पर कुछ सिम्टम दिखाई देगा तो पता चलेगा कि आपने क्या नहीं दिया है। तो आपको तो पता है आपने क्या प्रोवाइड नहीं कराया, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये ना देने की वजह से ये सिम्टम आया है, क्योंकि इस मीडियम में केवल वही न्यूट्रिएंट हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं, जो बाहर से आप दे रहे हो। और क्या किया आपने बताओ, इसमें आपने एक एरेटिंग ट्यूब लगा दी। क्यों एरेटिंग ट्यूब लगा दी, ताकि आप इसको प्रॉपर, इसको क्या करो, मूव कराते रहो। प्रॉपर मूव कराते रहेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन बबल है ऊपर नीचे होते रहेंगे, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन ऐड होती रहेगी यहाँ पर, ताकि कंटिन्यूअस फ्रेश ऑक्सीजन बनी रहे यहाँ पर। पता चला कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, और हमने क्या कर दिया, हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, हमने सोचा अच्छा इस पर्टिकुलर मिनरल की वजह से हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था इसलिए दिक्कत हो गई इसको। तो उसके लिए क्या करो, प्रॉपर एरेटिंग ट्यूब आपने लगा रखा है, उससे क्या होगा, आप एरेट करते रहोगे, इसको एरेशन करते रहेंगे, एडिशनल ऑक्सीजन इसमें ऐड होती रहेगी। तो इस सेटअप की हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो प्लांट के लिए जो असेंशियल मिनरल हैं उनका उन्होंने पता लगा लिया कि प्लांट को किन किन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, किस मिनरल की कितने अमाउंट में ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से क्या कर ली बच्चे, पता कर ली। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया इन्होंने, क्या एम है इसका, टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट असेंशियल फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए जो असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है उनके बारे में पता करने के लिए हाइड्रोपोनिक टेक्निक अपनाई गई है। ठीक है, और किन 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 का किया हुआ है बच्चे, ये तो कहेंगे सर जूलियस वॉन सैक्स साहब ने इसको किया था 1860 में, 1860 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे, है ना। और अगर हम बात करें क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है इस हाइड्रोपोनिक्स से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या पता चलेगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें असेंशियल एलिमेंट हमें पता चल गए। ठीक है, कि कौन से प्लांट, अभी हम देखेंगे बच्चे कि असेंशियल एलिमेंट कहते किसको हैं, आप लिखते चले जा रहे हो असेंशियल एलिमेंट। देखो हम साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश का मतलब यहाँ पर असेंशियल मतलब जरूरी, जरूरी मतलब क्या जरूरी। ठीक है, तो वो साइंस के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा कितना जरूरी है। ठीक है, अभी देखेंगे हम असेंशियल एलिमेंट हम कहते किसको हैं, उसकी क्राइटेरिया बनाई गई है बच्चे पूरी। ठीक है, तो इससे हमने क्या कर दिया, असेंशियल एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और क्या किया बताओ, डिफिशियंसी सिम्टम पता चल गए कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं डाला गया तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हुई वो आप पता कर सकते हो यहाँ पर, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफ असेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होगी वो आपको पता चल गई यहाँ पर, कि किसके ना डालने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है प्लांट को, देखा हमने। ठीक, और अगर हम बात करें इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज करके हमने सक्सेसफुली कमर्शियल लेवल पर बहुत सारे प्लांट हम ग्रो करा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको कमर्शियल लेवल पर ग्रो कराया जा रहा है, कुछ वेजिटेबल्स हैं बच्चे, कौन कौन सी वेजिटेबल है यहाँ पर, टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर और लेट्यूस, इनको हम कमर्शियल लेवल पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और अगर हम बात करें इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो अभी आपने देखा है प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, सही बात है, और मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए जो आप अलग से ऐड कर रहे हो, यस सर। और क्या चाहिए हमें, एडिक्वेट एरेशन चाहिए। क्यों एडिक्वेट एरेशन चाहिए बच्चे यहाँ पर, सर एडिक्वेट एरेशन इसलिए चाहिए ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर बनी रहे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर उससे फिर प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बच्चे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम असेंशियल एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो आखिर वो क्या क्राइटेरिया हैं कि जो उन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो उसे हम बोलेंगे कि ये असेंशियल एलिमेंट है।
तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई बच्चे, जैसे कि बोला गया कि उन एलिमेंट को हम बोलेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि प्लांट के लिए एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड हो। एब्सोल्युटली मतलब ये होता है बच्चे कि उसकी एब्सेंस में प्लांट जो है अपनी लाइफ ही नहीं कंप्लीट कर सकता, सीड ही नहीं बना पाएगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लाइफ नहीं कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो उस एलिमेंट को हमने बोला कि एसेंशियल एलिमेंट होगा। फिर दूसरी क्राइटेरिया क्या रखी गई, दूसरी क्राइटेरिया उनको बोला गया कि वो जो एलिमेंट है जिसको आप बोल रहे हो एसेंशियल एलिमेंट है, उसकी कमी को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उस एलिमेंट की कमी है तो उसकी जगह दूसरा ला दो तो वो उसका काम कर दे। अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट एसेंशियल नहीं माना जाएगा। वही एलिमेंट एसेंशियल बोला जाएगा जिसकी कमी को आप किसी दूसरे एलिमेंट से पूरा नहीं कर सकते। उसकी कमी उसी से पूरा होगी, उसका काम केवल वही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमसे बोला गया और क्या क्राइटेरिया रखी जाए, तो थर्ड क्राइटेरिया रखी गई बच्चे कि वो जो एलिमेंट है वो प्लांट की बॉडी में उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के वाले केवल 17 हमें ऐसे एलिमेंट मिले जो कि इन एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं, फिर उन 17 एलिमेंट पे चलेंगे हम। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट क्या थी कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, के लिए एब्सोल्युटली जरूरी होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली जरूरी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि प्लांट डू नॉट कंप्लीट लाइफ और सेट सीड इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट के एब्सेंस में ना लाइफ कंप्लीट कर पाए ना ही सीड फॉर्मेशन कर पाए वो। और दूसरी क्राइटेरिया क्या रखी गई बच्चे, द रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है सर कि उसके बिना, दैट इज स्पेसिफिक मतलब ये हुआ कि नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट, उसकी कमी को कोई दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता। और जो थर्ड क्राइटेरिया रखी गई वो क्या थी कि वो जो एलिमेंट हो, एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट की मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमने जो एसेंशियल एलिमेंट की जो क्राइटेरिया पढ़ी अभी, उस क्राइटेरिया में जब देखा गया तो केवल 17 ऐसे एलिमेंट थे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। और उन 17 एलिमेंट को हम लोगों ने दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया। क्या क्या बेसिस ली, तो पहला जो हमने बेसिस लिया वो लिया उनका क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि उनमें उन 17 में से कौन सा एलिमेंट हमें ज्यादा जरूरी है प्लांट को, कौन सा एलिमेंट की जरूरत कम है। इस बेसिस पे हम लोगों ने पहले उसको डिवाइड किया। और जो हमने दूसरा बेसिस लिया डिवाइड करने का, वो लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि उन एलिमेंट की उस प्लांट के अंदर जरूरत क्या है, उसके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, हमने कैसे डिवाइड किया उनको 17 एलिमेंट को। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने लिया बच्चा, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और किसकी रिक्वायरमेंट कम है। तो इस बेसिस पे हमने दो ग्रुप बनाए, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोला, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। अब वो ज्यादा अमाउंट क्या है, कितनी ज्यादा है, तो मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी से जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और ऐसे जो एलिमेंट हैं, कितने थे हमारे बच्चे ऐसे एलिमेंट, ये 9 ऐसे एलिमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिनकी रिक्वायरमेंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी होती है प्लांट को। और ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये आपका है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और ये हमें याद भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर लिखें, बगल में लिखा हुआ है, देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो अपने टाइम पे तो हम लोग इसको ऐसे ही याद रख लेते थे। कौन, देखो कौन PKS mg का, कौन PKS mg का। ठीक है, तो ऐसे एक बार बोलोगे तो आपको भी याद रह जाएगा, कौन PKS mg का। ठीक है, कौन PKS mg का, ऐसे बोल के आप इसको याद रख सकते हो। एक दो बार अगर आप इसको बोल लोगे तो आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगा वो कौन PKS mg का। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी लेस अमाउंट। और उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है बच्चे, तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, 10 मिलीमोल पर केजी से भी कम चाहिए होते हैं।
और इसमें कौन है हमारे, इसमें हमारे 8 एलिमेंट हैं। इनके नाम देखो लिखा हुआ है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकल, ये हमारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें भी अगर हम बात करें बच्चे, तो जो हमारा आयरन है, Fe आयरन, ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब ये हुआ बच्चे, ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 मिली मोल पर केजी से कम चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा यही चाहिए, सबसे ज्यादा आयरन चाहिए सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में। किसको? प्लांट को। और अगर बात करें इन माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे कम किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो सबसे कम अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को, तो वो है मोलिबेडनम। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे मिनिमम अमाउंट में होती है। इन सभी में से सबसे मिनिमम हमारा मोलिबेडनम चाहिए, और इन सब में सबसे ज्यादा हमें आयरन चाहिए होता है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो बच्चे, आपसे यही पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसमें से तीन एग्जाम्पल इसके रहेंगे, एक एग्जाम्पल इसका रहेगा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, केवल आप इस मैक्रो न्यूट्रिएंट को याद कर लो, ठीक है। तो आप आराम से, जब ये आपको याद रहेगा तो आप इसमें से आराम से देख सकते हो कि आपका कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट दिए रहेंगे, एक ये दिया रहेगा। और इसमें से अगर कोई सी भी एक कैटेगरी आपको याद है तो दूसरा आराम से उसमें से आप छांट के निकाल सकते हो कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो। तो इसमें से कोई में दोनों में से कोई एक आप याद कर लो। और जो हमने सेकंड बेसिस लिया बच्चे क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? वो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। और फंक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने 4 ग्रुप बनाए। तो पहले ग्रुप में हमने किसको रखा? तो पहले ग्रुप में हमने उन एलिमेंट को रखा बच्चे जो कि प्लांट का स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट। या फिर हम कह सकते हैं जो इनके बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं, दैट आर द कंपोनेंट ऑफ देयर बायोमोलिक्यूल, जो उनके बायोमोलिक्यूल को बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको जो बना रहे हैं उनके, है ना, और उनके स्ट्रक्चर्स को जो बना रहे हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे जो हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे, जो हमारे बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट थे बच्चे? तो वो हमारा है कौन। अभी देखा था मैंने कौन, पीकेएस एमजी में उस कौन, CHON, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, कौन। स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक। दूसरा क्या लिया हमने? दूसरा हमने जो अपना ग्रुप बनाया वो किसके बेसिस बनाया? वो था हमारा, इसमें हमने रखा जो कि एनर्जी रिलेटेड हमारे एलिमेंट थे, ठीक है, जो एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे मान लो एटीपी में हमारा फास्फोरस है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो ये हमारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल और एटीपी जो हो गया, और इसमें मिलेगा आपको मैग्नीशियम और फास्फोरस। थर्ड क्या ग्रुप बनाया बच्चे हम लोगों ने? थर्ड ग्रुप में हमने उनको रखा जो कि दूसरे किसी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, वो एलिमेंट जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारे बच्चे देखो, तो मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है? रुबिस्को, पैपकेज, याद करो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हमने इन दोनों को। तो रुबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम, पैपकेज को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम कौन है? मैग्नीशियम आयन है, ठीक। और वही अगर हम बात करें हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, हमने फर्मेंटेशन में देखा था, इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? तो जिंक है। और वही अगर हम बात करें नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो हमारा, जो भी हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका यूज होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन एक्टिवेट करता है? तो ये मोलिबेडनम है। तो इस तरीके से हमको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो है रुबिस्को और पैपकेज को एक्टिवेट कर रहा है, और जिंक आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन एक्टिवेट करता है? मोलिबेडनम। उसके बाद हमने क्या, जो चौथा ग्रुप है वो किस बेसिस बनाया? तो इनमें उन एलिमेंट को रखा जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जो आपकी सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बताया था बच्चे, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मैंने बताया था क्या कि पोटेशियम मैलेट वही तो सोल्यूट का काम कर रहा था वहां पर, और क्या कर रहा था? सेल की टर्जिडिटी बढ़ा दे रहा था। और सेल की जब टर्जिडिटी बढ़ जा रही थी तो सेल स्टोमेटा क्या हो जा रही थी? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर रहा था वो, पोटेशियम मैलेट बन रहा था, और वो पोटेशियम मैलेट की एक्युमुलेशन की वजह से क्या हो रहा था वहां पर बच्चे? ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक। तो वही आपका पोटेशियम जो है यहाँ पर इस कैटेगरी में कौन सा एलिमेंट आता है? आपका पोटेशियम, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या कर रहा है? अल्टर कर रहा है। और ये पोटेशियम क्या काम कर रहा था? इट वॉज फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमारे ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं बच्चे, ये प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और एक उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? प्लांट की बॉडी में कम हो जाती है, तो फिर क्या होती है बच्चे? प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है।
फिर प्लांट ग्रो नहीं करता सही से। और ये जो कम से कम जो मिनिमम कंसंट्रेशन है कि उस कंसंट्रेशन से अगर ये नीचे हो गए तो फिर प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी। तो इस मिनिमम कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। यानी एक बात समझ में आ गई कि अगर ये जो एलिमेंट हैं अगर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाएंगे प्लांट के अंदर तो क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या दिखाई देगा, इन एलिमेंट की जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी होगी, जो पर्टिकुलर एलिमेंट उस अपनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगा, उसके हिसाब से प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उन सिम्टम्स को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। ठीक है, अब वो डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखाई देगा, वो डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा एग्जांपल में। इधर देखिए, ये देखो, ये मान लो लीफ हो गई। तो अगर इस प्लांट के अंदर किसी ऐसे एलिमेंट की कमी है, जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब की अगर कमी हो गई, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, अगर इस प्लांट को इनकी कमी हो गई तो क्या होगा बच्चे, ये जो एलिमेंट होते हैं इनके पास एक टेंडेंसी होती है किस चीज की, कि ये जो एलिमेंट है ये प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे अब क्या होगा, देखो मान लो यहां पर कोई बड डेवलप कर रही है। ठीक है, टिप पर कोई बड, ये कोई बड है, कोई फ्लोरल बड मान लो आप, ये कोई फ्लोरल बड है जो कि डेवलप कर रहा है यहां पर। और इस प्लांट की बॉडी में किसकी कमी आ गई है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनमें से अगर मान लो किसी चीज की कमी आ गई तो क्या होगा बच्चे, ये जो ओल्ड लीफ है, देख रहे हो ये ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ ये गिरने वाली है। तो ये लीफ क्या करेगी, इसके अंदर का जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है वो क्या करेगा, वो यहां से मूव करके कहां चला जाएगा, यंगर पार्ट को चला जाएगा। कहां चला जाएगा, यंगर पार्ट को, क्योंकि ये तो गिरने वाले ही हैं और ये गिरेंगे ही। तो इनके गिरने से पहले क्या होगा, वो एलिमेंट यहां से मोबिलाइज करके कहां चले जाएंगे, उस पार्ट को चले जाएंगे जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट है, जिसको जो लगातार डिवाइड कर रहा है, जहां पर माइटोसिस चल रही है, डिवीजन चल रही है, जहां पर जो डेवलप कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, उस रीजन में चला जाएगा उठ कर ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जब डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई देगा तो कहां दिखाई देगा, ये जो ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ गिर जाएगी, यही तो दिखेगा आपको, हाँ ओल्ड लीफ गिर गई। लेकिन कमी किस चीज की है, इन चीज की कमी है। और ये क्यों गिरा है, क्योंकि इसके एलिमेंट को इसने उठाकर दे दिया किसको, डेवलपिंग पार्ट को। ठीक है, तो आपको यानी एक बात समझ में आ गई सर कि जो अगर ऐसे एलिमेंट की प्लांट के अंदर कमी होगी, अगर ऐसे एलिमेंट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे पहुंचेगी, जो कि क्या कर सकते हैं, जो प्लांट की बॉडी में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो कहां दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा ओल्डर पार्ट में। देखिए ओल्डर पार्ट में दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ओल्डर पार्ट से वो एलिमेंट मूव करके कहां चले जाएंगे, यंगर पार्ट को चले जाएंगे, जो प्लांट का पार्ट जो डेवलप कर रहा है वहां चले जाएंगे। तो यंगर पार्ट तो आपको हेल्दी दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसको तो जो कमी थी वो मिल गई, लेकिन कहां मिली है, ओल्डर पार्ट से। तो डेफिशिएंसी सिम्टम उनको ओल्डर पार्ट में दिखाई देंगे। और यहीं अगर हम बात करें कोई इस तरह का एलिमेंट है, मान लो कैल्शियम की अगर हम बात करें, देखो कैल्शियम हो गया, अगर इस प्लांट के अंदर यही कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये कैल्शियम जो होता है बच्चे, ये प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। अगर ये बात करें तो इस लीफ का ये स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो जब कोई ऐसा एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपके इस प्लांट के अंदर होगी जो कि प्लांट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा है, तो फिर वो एलिमेंट उस ओल्डर पार्ट से मूव करके यंगर पार्ट को जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ओल्डर पार्ट में तो आपको कोई डिफिशियंसी नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसके पास तो एलिमेंट पड़ा रहेगा, लेकिन जो यंगर पार्ट है जिसको जरूरत है उसको तो मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ओल्डर पार्ट से मोबाइल नहीं हो सकता वो एलिमेंट जिसकी कमी है, अगर वो कैल्शियम जैसा एलिमेंट है तो क्या होगा, यहां पर आपको जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, आपको कमी कहां दिखाई देगी, डेफिशिएंसी सिम्टम आपको दिखाई देगा किस पार्ट में, यंगर पार्ट में दिखाई देगा। तो इस बार आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा इस यंगर पार्ट के अंदर। और ये किस केस में होगा, ये कैल्शियम वाले केस में होगा, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये जो हमने सीखा यहां पर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में और डेफिशिएंसी सिम्टम किसका कहां दिखाई देगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज रिटार्डेड। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर वो कम हो गया तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी। और ये जो कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है बच्चे ने, ये अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है।
ऐसा नहीं है सबकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक ही जैसी होगी। पोटेशियम के लिए ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो कुछ अलग होगी। ये आपका अगर हम बात करें हमारे फॉस्फोरस के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी, कैल्शियम के लिए अलग होगी। तो ये अलग अलग एलिमेंट के लिए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है वो अलग अलग होती है। किसी की 10 पर ही वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगी, वो 10 पहुंच गया तो उसका डेफिशिएंसी हो जाएगी। कोई अगर देखे तो 5 पहुंच जा रहा है तब भी उसकी डेफिशिएंसी नहीं हो रही है ना। कोई 20 पहुंचा तभी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबका जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। और इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन के अगर हम नीचे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिलो दिस द कंसंट्रेशन, बिलो दिस कंसंट्रेशन क्या होगा, तो एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट कहोगे कि वो डेफिशिएंट हो गया बॉडी के अंदर, अगर उसकी कंसंट्रेशन किसके नीचे हो गई, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे हो गई। और जब वो डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा, उस डेफिशिएंट एलिमेंट की वजह से हमें क्या दिखाई देगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको, डेफिशिएंसी सिम्टम। और डेफिशिएंसी सिम्टम किसके आएंगे, जिस एलिमेंट की कमी हुई है उसके आएंगे। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम हमें कहाँ दिखाई देते हैं बच्चे, तो अगर ये डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले देखो मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यू। तो ओल्डर टिश्यू में डेफिशिएंसी सिम्टम किसका दिखाई देगा, सर उनका दिखाई देगा जो कि एलिमेंट मूव कर सकते हैं। तो वो ओल्डर टिश्यू से मूव करके यंग टिश्यू में चले जाएंगे, तो उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखाई देगी आपको, ओल्डर टिश्यू में। और ऐसे कौन कौन से हैं जो मूव कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन या आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको ओल्डर टिश्यू में डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा। और क्यों, बिकॉज दे कैन एक्टिवली मोबिलाइज टू यंगर डेवलपिंग पार्ट पे मोबाइल हो जाएंगे, इसीलिए ओल्डर टिश्यू में आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा। और वहीं अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यू। यंगर टिश्यू में किसकी डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगी, ये उनकी दिखाई देगी जो कि मूव नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है कैल्शियम। और कैल्शियम मूव क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। क्या हो जाएगा, दिस इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सो कैनॉट मोबिलाइज, इसीलिए मूव नहीं कर पाएगा। और इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम आपको यंगर पार्ट में दिखाई देगी, ओल्ड पार्ट सही रहेगा आपका। हमारी एनसीईआरटी में बच्चे कुछ और डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है प्लांट के दिए गए हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। जैसे क्लोरोसिस दिया हुआ है। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लीफ का एलोइंग हो जाना, ठीक है। लीफ पीली पड़ जाती है। और लीफ क्यों पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किन किन एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वो आपका है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है। इनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी। इसी तरीके से एक और डेफिशिएंसी सिम्टम है आपका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब अगर हम बात करें बच्चे, नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डेथ हो जाना, किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाना। लेकिन यहाँ पर आपको मेनली किस टिश्यू की डेथ के बारे में बात करना है, लीफ के टिश्यू की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेथ ऑफ टिश्यू होता है नेक्रोसिस का मतलब, लेकिन हम किसके बारे में बात करें यहाँ पर, मेनली लीफ टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो किन की कमी हो जाएगी, तो लीफ की टिश्यू की डेथ हो जाएगी बच्चे। तो आपके हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, इनकी कमी से क्या हो जाएगा, लीफ की टिश्यू की डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से तीसरा जो डेफिशिएंसी सिम्टम हमारे पास है वो क्या है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इनिबिट कर दिया जाएगा। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी कमी से सेल डिवीजन ही इनिबिट हो जाएगी आपकी, तो वो है आपके मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक और है कैटेगरी क्या, जो कि डिले इन फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग में डिले कर देंगे। कौन कौन से ऐसे हैं जो फ्लावरिंग में डिले कर देंगे बच्चे, जिनकी कमी से फ्लावरिंग में डिले हो जाएगी, तो वो है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इनकी कमी से फ्लावरिंग में डिले हो जाएगा और इनकी कमी से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगी आपकी। अब इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर बात करनी है कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो किसकी कमी हो जाएगी, तो सेल डिवीजन वो इनहिबिट हो गई आपकी। तो देखो मॉन्क्स होते हैं ना, बुद्ध मॉन्क्स, वैसे आप जैसे मॉन्क्स, तो सर मॉन्क्स की कमी से सेल डिवीजन में इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। और किसकी कमी हो जाएगी, तो फ्लावरिंग में डिले हो जाएगी आपकी, तो मॉन्स, इसको मून करके याद कर लो, मून से याद कर लो, मॉन से याद कर लो। तो इस तरीके से आप इनको ट्रिक बनाकर हर एक चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर एक बात और हम गौर करें, जो हमसे पूछा जा सकता है बच्चे, हमसे जो एक क्वेश्चन यहां पर आ सकता है लाइन बनाकर, क्या आ सकता है कि देखो ये जो क्लोरोसिस है, ये क्लोरोसिस केवल किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा है,
एक से ज्यादा एलिमेंट की डिफिशियंसी भी क्या कर सकता है, क्लोरोसिस करा सकता है। मतलब कोई एक सिम्टम जो है, एक डिफिशियंसी सिम्टम एक से ज्यादा की कमी से आ सकता है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें तो यही देखो, यही नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसकी कमी से क्लोरोसिस भी हो रहा है, और नाइट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है, सेल डिवीजन का इनिबिशन भी हो जा रहा है। यानी सर एक बात और समझ में आ गई कि एक एलिमेंट क्या कर सकता है, एक से ज्यादा डिफिशियंसी सिम्टम दिखा सकता है, और एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से एक ही पर्टिकुलर सिम्टम आ सकता है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन आपकी लाइनिंग बनाकर आ जाता है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे करके। तो ये जो 17 हमने बच्चे एसेंशियल एलिमेंट पढ़े, इनके अलावा कुछ और एलिमेंट होते हैं जो कि अलग अलग प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और वो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एसेंशियल नहीं है लेकिन हेल्प करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। हमारी एनसीईआरटी लिखती है इनके बारे में। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। एसेंशियल नहीं है लेकिन प्लांट में की ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जिनको हम बेनिफिशियल कैटेगरी में रखते हैं? ये आपका है सोडियम। सोडियम किस प्लांट को चाहिए? तो एट्रीप्लेक्स को चाहिए। ऐसे सेलेनियम है, एस्ट्रागेलस को चाहिए। कोबाल्ट है, लेग्यूम्स में चाहिए। सिलिकॉन है, ग्रासेस के अंदर। तो ये जो एलिमेंट है आपके एसेंशियल है, एसेंशियल ये नहीं है लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका अगर हम बात करें गोल्ड की, तो वेरी लेस अमाउंट में गोल्ड जो है वो चाहिए होता है। किनको? इक्विसेटम और मस्टर्ड प्लांट को चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ये इनको आप डालोगे किनके अंदर? बेनिफिशियल एलिमेंट में। अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिशियल एलिमेंट, तो ये 4 ऑप्शन आपके वहां पर मिलेंगे आपको। हमारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर वो एक पर्टिकुलर रेंज में होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर वो उस पर्टिकुलर रेंज से, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से, उनकी कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मतलब वो थोड़े एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर वो ज्यादा हो गए प्लांट के अंदर, तो इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर ये प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करने लगते हैं, तो बोलते हैं कि क्या हो गया है, ये एलिमेंट टॉक्सिक हो गया है प्लांट के लिए। और अगर हम बात करें कि कब हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो गई है, इस पर्टिकुलर आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, कब ऐसा बोला जाता है? जब आपको क्या मिलेगा? जब प्लांट का जो ड्राई वेट है, क्या हो जाए? रिड्यूसेस बाई 10%। जब 10% कम हो जाए उसके वेट में, उसका जो ड्राई वेट है उसमें 10% की कमी आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी हो गई है। ये टॉक्सिसिटी को डिफाइन करने की क्राइटेरिया है कि जब ड्राई वेट क्या हो जाए? 10% कम हो जाए। ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी मिलनी किसकी देखने को मिलेगी आपको? माइक्रो न्यूट्रिएंट की। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक पर्टिकुलर रेंज में होती है। ठीक, अब यहां पर एक हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया मैंने बच्चे कि अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या होगा? अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो सबसे पहले हमें सिम्टम क्या दिखता है प्लांट के अंदर? वो देखो, आपको दिखाई देगा ब्राउन स्पॉट दिखाई देंगे, और वो ब्राउन स्पॉट सराउंडेड होंगे किसके द्वारा? बाय क्लोरोटिक वेन। ठीक है, तो ये ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, ये आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा, ये टॉक्सिसिटी का सिम्टम आपको दिखाई देगा किसके अंदर? प्लांट के अंदर। जब किसकी टॉक्सिसिटी होगी? जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होगी। ये तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन बच्चे जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है प्लांट के अंदर, जब प्लांट के अंदर मैंगनीज जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो बाकी जो एलिमेंट हैं उनके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करने लगता है। किनके किनके फंक्शन के साथ वो इंटरफेयर करेगा? तो वो आपके आयरन और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, अगर आपके उस प्लांट की बॉडी में अगर मैंगनीज ज्यादा हो गया है तो वो आयरन और मैग्नीशियम का जो अपटेक है वो इनिबिट कर देगा। ठीक है, प्लांट आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं कर पाएगा। यानी सर एक बात समझ में आ गई सर, अगर मैंगनीज ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? आयरन और मैग्नीशियम की तो कमी हो जाएगी ना प्लांट के अंदर, क्योंकि उनका अपटेक नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, हमें ये दिखाई देगा कि आयरन और मैग्नीशियम क्या हो गया? प्लांट के अंदर कम हो गया है। और क्या करता है ये? तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है ये बहुत सारे जो हमारे एंजाइम है उनको एक्टिवेट करते हैं। अभी देखा था आपने, रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा, पैपकेज को एक्टिवेट करेगा। और वहीं जब मैग्नीज की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी प्लांट के अंदर, जब मैग्नीज का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करता है?
ये इस मैग्नीशियम की एंजाइम के साथ जो बाइंडिंग है उसको इंटरफेयर करता है, इनको बाइंड ही नहीं होने देगा। और जब इनको बाइंड नहीं होने देगा तो रुबिस्को काम नहीं करेगा, पेप्केज काम नहीं करेगा। और हमें तो क्या पता है कि रुबिस्को और पेप्केज को कौन एक्टिवेट करता है? मैग्नीशियम। तो हमें लगेगा कि हमारे प्लांट में किसी की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है। लेकिन एक्चुअली वो दिक्कत क्या थी? वो दिक्कत ये थी कि मैग्नीज ज़्यादा हो गया, इसलिए वो मैग्नीशियम को काम नहीं करने दे रहा है। सर और क्या करता है ये मैग्नीज अगर ज़्यादा हो जाएगा? तो ये मैग्नीज क्या करता है बच्चे, जो कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, जो कैल्शियम एब्जॉर्ब किया गया है रूट से, उनका ट्रांसलोकेशन ये इनिबिट कर देगा। सूट की अपेक्स तक वो ट्रांसलोकेट ही नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इनका ट्रांसलोकेशन इनिबिट हो जाएगा। तो फिर हमें क्या लगेगा कि शायद जो प्लांट है उसको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, प्लांट कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और एक्चुअली दिक्कत क्या होगी कि पड़ा तो है लेकिन ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहा है सूट की अपेक्स तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या क्या दिक्कत दिखाई देगी आपको, देखिए यहाँ पर। तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्या करेगी बच्चे? इट लीड्स टू रिड्यूस्ड अपटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। एक तो उनका अपटेक कम कर देगा, और क्या करेगा? तो इट कम्पीट विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। तो मैग्नीशियम को बाइंड नहीं करने देगा, उसके साथ कम्पीट करेगा एंजाइम के साथ बाइंडिंग में उसके। और क्या करेगा? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द सूट अपेक्स, ठीक है। ये सब काम कराएगा। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमें एक्सेस हो गया, क्या हो गया? मैग्नीज अगर एक्सेस हो जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा? तो इट विल इंड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होने की वजह से, इसके एक्सेस होने की वजह से हमें दिखाई क्या देगा कि प्लांट के अंदर इन तीनों की कमी हो गई है, क्योंकि इनके साथ इंटरफेयर कर रहा है। तो हमने जो भी एसेंशियल एलिमेंट बच्चे पढ़े हैं, अगर देखें हम उसमें से, तो जो 98% जो मास है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, 98% जो मास है उसकी बॉडी का, वो इन 6 एलिमेंट का बना होता है, ठीक है। कौन से है ये? तो कौन तो आपका याद हो गया, कौन आयन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। कौन के साथ कौन है? फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो ये मिलकर, ये 6 मिलकर क्या बनाते हैं? 98% पार्ट बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, हमारी मेन प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कौन है? प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जितने भी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन पार्ट कौन होते हैं? तो वो आपके हैं ये कौन, उसके साथ कौन है? फॉस्फोरस और सल्फर। ये मिलकर ये क्या कर रहे हैं आपके? ये मेन आपका ऑर्गेनिक पार्ट बना रहे हैं साइटोप्लाज्म का। और इनमें भी अगर हम पूछ लें आपसे कि बताओ कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेन फ्रेमवर्क कौन तैयार करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेन फ्रेमवर्क कौन तैयार कर रहे हैं? तो आप इसमें से बोलोगे कि ये 3 एलिमेंट। कौन कौन से 3 है ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट, क्योंकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ये इनका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, इनका पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, वो आप ध्यान दे देंगे एक बार, ठीक। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट। क्यों इनको क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं और कौन है ये? है आपके एनपीके। अगर आप कभी खेतों में या फिर कभी गांव में गए होंगे तो जो फार्मर हमारे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके बोरे पर, उसका जो बोरा होता है खाद का, उस पर लिखा रहता है एनपीके। क्यों लिखा हुआ है उस पर वो? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका जो पोटेशियम है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को, ये सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ये। तो सॉइल में भले से कितना ही प्रेजेंट हो तब भी ये कम पड़ जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है इनको अलग से, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल अच्छी हो तो अलग से फार्मर को अपने लैंड में इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है। और ये कौन से एलिमेंट है जिनको अलग से देना ही पड़ता है अगर प्रॉपर ग्रोथ कराना चाहते हैं? तो आपके हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनको बोलते हैं एनपीके।